संकल्प रहा है कि काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों हमारे आस्था के मुख्य केंद्र हैं और इन तीनों की जगह जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाकर ये मंदिर हिंदू समाज को लेने हैं। वो 3 मंदिर तक अपने संघर्ष को सीमित करना चाहते हैं, तो ठीक है, वो 3 मंदिर तक संघर्ष करें, लेकिन उसके बाद और कोई संघर्ष करे ही ना, ये क्यों कहते हैं वो? पहल अच्छी है। आज से पहले मतलब किसी और सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ देश बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ है। ये धर्म के लिए तो अच्छा है, बट युवाओं के लिए थोड़ा सा ऑड लगता है। मतलब शायद अगर कॉलेज या फैक्ट्रीज डालें तो कुछ रोजगार हो जाएंगे कुछ लोग। आपको एक पत्रकार आप है, आपको मैं ये कह रहा हूँ, आपका दिमाग भी, आपकी फिलोसॉफी भी, ये मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, उसको बदनाम करने की आपके हृदय में भावना पड़ी भरी है जो बाहर आ रही है प्रश्नों के रूप में। तो इसीलिए दूसरी जगह पे कोई ये प्रश्न पूछ के सरकार को बदनाम करने की पहला तो आप कोशिश मत करना। ये जो एक राष्ट्र प्रेमी अगर पत्रकार अगर आप होंगे तो ऐसा प्रश्न किसी को मत पूछना सरकार को बदनाम करने के लिए। सबको चिंता मुक्त कराना है, सबको भय मुक्त कराना है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और चुनाव को देखते हो जिस तरह ये प्रचार करते हैं, तो ये कुंभ का प्रचार कम चुनाव का प्रचार या चुनाव के लिए जो है आपका क्या कहते हैं अभी से भूमिका बनाने की बात है। क्यों? क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ में ये है कि मतलब योगी जी और प्रधानमंत्री, योगी और प्रधानमंत्री, यहाँ योगी केंद्र में प्रधानमंत्री, उसके अलावा तो उनके यहाँ कोई और चेहरा है नहीं जिसको कि वो प्रमुखता से आगे करें। बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और वह आकर्षण उनको प्रयाग या इर्द गिर्द के क्षेत्र या पूरे देश में कुछ न कुछ बढ़ोतरी के रूप में प्रदर्शित करेगा। पार्टी मजबूत होगी हिंदुत्व के रास्ते पर। महाकुंभ पर प्रयागराज से ये हमारी स्पेशल फीचर स्टोरी का भाग 2 है। भाग 1 में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ के प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद जिसमें वो भगदड़ के लिए भीड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वो कितना गलत था। हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात करके आपको ये दिखाया कि 29 जनवरी के दिन प्रशासन द्वारा 10 खामियां रह गई थीं, जिनके चलते इस भगदड़ ने एक विभत्स हादसे का रूप ले लिया। हमने उस वीडियो में आपको पॉलिटिकल मैसेजिंग के बारे में भी बताया था। इस वीडियो रिपोर्ट में हम भजन और कीर्तन के बीच ये जो महाकुंभ में हिंदुत्व का शंखनाद है, इस पर फोकस करेंगे। मीडिया की मैसेजिंग पर बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय प्रिंट मीडिया में महाकुंभ को किस तरह कवर किया गया है, ये आपको बताएंगे। और हाथ में गूगल मैप लिए ये जो इतने युवा तीर्थ स्थली प्रयागराज की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ का अर्थ क्या है?
हर 12 साल बाद मनाए जाने वाले इस पर्व से जुड़ी अमृत तथा अन्य रत्नों के लिए किए गए समुद्र मंथन की कहानी आपने सुनी होगी, जिसका सीधा संबंध आत्मा के भीतर झांकने तथा आत्म संतुलन बनाए रखने से है। महाकुंभ एक जरिया मात्र है ऐसे आयोजनों पर ज्ञान और शांति अर्जित करने का, जिससे व्यक्ति अपना जीवन सरल बना सके। लेकिन 2025 में क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? सेक्टर 18 में स्थित गुरु गोलवलकर द्वार विश्व हिंदू परिषद या VHP के शिविर का एंट्री पॉइंट है, जहां मौका था महाकुंभ के उपलक्ष्य में मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग का। VHP एक दक्षिण पंथ संस्था है जिसका संबंध अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन से रहा है। इसके अंतर्गत आने वाली बजरंग दल आउटफिट के तार अक्सर गौ रक्षा और संबंधित हिंसा से जुड़े रहे हैं। यह मीटिंग, जिसमें अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय सहित विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद के 150 प्रांत प्रचारकों ने हिस्सा लिया, इनके लिए चर्चा के विषय थे हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना, हिंदू जनसंख्या असंतुलन, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन और 3 स्थान अयोध्या, काशी तथा मथुरा में मंदिर प्राप्ति। जो बाकी जगह के सिविल सूट्स हैं जिन पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उनमें भी क्या विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका होगी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का बिल्कुल स्पष्ट सुविचारित मत है कि हमारा संकल्प 1984 से धर्म संसद में था कि काशी, मथुरा और अयोध्या के तीनों हमारे जो आस्था के केंद्र मंदिर है वो हिंदू समाज को वापस लेने हैं। और आज भी विश्व हिंदू परिषद का मत यही है। अयोध्या का एक विषय पूरा हुआ, मथुरा और काशी के विषय में विश्व हिंदू परिषद अभी दोनों ही जगह के मुकदमे न्यायालय के समक्ष हैं और न्यायालय के समक्ष में विश्व हिंदू परिषद विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में एक और जो ट्रेंड देखने को मिला है वो ये है कि कुछ संगठन और कुछ लोकल प्रशासन द्वारा, चाहे कानपुर हो, मुरादाबाद हो, फिरोजाबाद हो, मंदिरों के नवीनीकरण के नाम पे 50 साल पुराने मंदिरों को खंगाल के निकाला जा रहा है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 जगह की बात करी, काशी, अयोध्या और मथुरा आपने बात कही। ये जो चल रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल, इस पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? पहले से जो उजागर है मंदिर, कहीं हमारे देवता प्रकट हो गए, कहीं हमारा शिवलिंग निकल आया है, कहीं वहाँ पर हमारा मंदिर निकल आया है जिस पर उन्होंने घर बना रखा है, पार्क बना रखा है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं अथवा कि वह दूषित कर रहे हैं उस स्थान को। अगर हमारे देवता कहीं निकल आए हैं, कहीं प्रकट हो गए, तो उनकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं हम? युग के हिसाब से अभी जो एक राजनीतिक वातावरण जो आप देख रहे हैं, सब जगह होर्डिंग लगे हैं, फोटोज लगे हैं, वो जरूरत से ज़्यादा है। अगर कम भी लगते तो चल सकता था, लेकिन अब जिन लोगों ने इस कुंभ में या जो जुड़े हुए हैं इससे, तो उन्होंने अपना इस कुंभ के द्वारा अगर पब्लिक में थोड़ा बहुत प्रचार संदेश पहुंचाना चाहें, अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहूँगा ये कि पूरे कुंभ को हमारे जो सोशल मीडिया है उसने भी 2-4 लोगों के ऊपर टिका करके छोड़ दिया है। आज जहाँ पर्यावरण के लिए संत चर्चा कर रहे हैं, सनातन पे चर्चा हो रही है, आज कहाँ पर वेदों की चर्चा हो रही है, आज यज्ञ इतने चल रहे हैं, आप मुझे एक जगह बताएं कौन मीडिया दिखा रहा है उसको? कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। केवल दिखा रहा है तो माला बेचने वालों को, IT बाबा को, और बाद में उनका पता चलता है या फिर कोई साधुएं बन जाती हैं, बेचारियाँ बनने के लिए आती होंगी यहाँ, तो उनकी सुंदरता को लेकर के पूरे वातावरण मेले का बिगाड़ा इन लोगों ने। आपको क्या लगता है कि इस तरह का ये जो लोगों का जमावड़ा है, मुख्य संदेश क्या है महाकुंभ? बहन जी, आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये आपका जो आपने अभी शब्द निकाला, ये जमावड़ा नहीं है, यह एक सनातन धर्म के प्रति लगाव के हिसाब से सब श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, हर श्रद्धालु अपने आप को एक सनातनी महसूस करके यहाँ पे इकट्ठे हुए। कितने दूर से आए हैं, सुविधा कम हो ज़्यादा हो वो नहीं समझते हैं, लेकिन एक अपने श्रद्धा का जो आईना है समाज के, अपने अंदर के कैसे बाहर प्रदर्शित करें, यह अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये हिंदुत्व संगठन
हिंदुत्व संगठन हो या कोई भी संगठन हो, हर एक का मानना है कि जिसकी जो चीज़ है इसको वापस मिलनी चाहिए। यह विरासत हर जगह की हो, पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, जिसकी हो इसकी विरासत वापस मिले, इसमें कोई किसी को परेशानी है ही नहीं। इस समय मैं प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 8 में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये आप एक शिविर देख रहे हैं इस तरह के। यहाँ पर सेक्टर 8 और इसके आसपास के सेक्टरों में आपको जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनके द्वारा यहाँ पर लगाए गए इस तरीके के भव्य कैंप देखने को मिलेंगे। इस समय मैं जिस शिविर में खड़ी हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे हिंदू धर्म से संबंधित भगवान जैसे कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता, श्री कृष्ण तथा दुर्गा के 9 रूपों की लाइफ साइज़ प्रतिमाएं देख सकते हैं। ये कैंप यहाँ पर साध्वी ऋतंभरा का है। साध्वी ऋतंभरा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इनकी 90 के दशक में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मूवमेंट में एक अहम भूमिका रही थी। उस समय यानी कि 90s में जिन जर्नलिस्ट ने हिंदुत्व मूवमेंट को एक विकराल रूप लेते हुए देखा था, ये पत्रकार अपने पर्सनल अकाउंट्स में तमाम लेखों के माध्यम से इस बात का जिक्र किया है कि कैसे साध्वी ऋतंभरा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जैसे कि उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी तथा मुरली मनोहर जोशी के साथ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मूवमेंट के अहम किरदारों में थीं। उस समय अयोध्या में कार सेवकों को उकसाने के लिए दिसंबर 1992 में जो एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, एक धक्का और 2 मस्जिद तोड़ दो, इसमें भी साध्वी ऋतंभरा की एक अहम भूमिका रही थी। साध्वी ऋतंभरा अपने नफरती भाषण या हेट स्पीचेस के लिए भी लगातार चर्चा का विषय बनी रही हैं। 90 के दशक में एक समय ऐसा भी था जहां इनके स्पीचेस के ऑडियो कैसेट्स की एक और डिमांड थी। वहीं दिल्ली में ऐसे कैसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगाना पड़ा था। अभी कुछ ही दिनों पहले साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है। साध्वी ऋतंभरा हिंदुत्व ब्रांड से संबंधित अकेली ऐसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिन्हें महाकुंभ में एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर हिंदुत्व इकोसिस्टम के और भी नुमाइंदे जैसे कि यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो अक्सर अपने हेट स्पीचेस के लिए हेडलाइंस में बने रहते हैं, जिनके ऐसे नफरती कथनों को हाईलाइट करने के लिए रिसेंटली FIR फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ फाइल हुई थी, तथा प्रवीण तोगड़िया जो भी हेट स्पीचेस के कारण अक्सर मीडिया के आकर्षण का केंद्र रहे हैं, तथा 2010 में उनको गुजरात दंगों के लिए बनाई गई SIT द्वारा समन भी किया गया था। इन सभी पात्रों को भी आप देखेंगे कि महाकुंभ में बाकायदा एक प्लेटफॉर्म, एक जगह दी गई है। ये अब फ्रिंज एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टेट बैक्ड कैरेक्टर्स के रूप में नजर आते हैं। धर्म की गुत्थी को और समझने के लिए हम सेक्टर 13 में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा आयोजित परम धर्म संसद 1008 में पहुंचे। यहाँ लगे होर्डिंग में गौ माता को बचाना है का संदेश दिया गया है। हालांकि जिस दिन हमने शिरकत की, वहां पर बांग्लादेशी हिंदुओं की नागरिकता को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। याद यही रहा कि ये चोटी वाले हैं और हम चोटी कटा चुके लोग, यही याद है। चोटी कटा चुके का चोटी वाले से क्या संबंध, ये याद है। हम मुसलमान हैं, लेने वाले हैं, और ये बिना वाले, यही याद रहा। ये कैसी विडंबना है। जिन्होंने आपके देश के लिए संघर्ष किया, जो आपके सुख दुख के साथी बने, जो आपकी जमीन को अपनी जमीन मानते हैं, आपके देश के लिए अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाता है। आपको याद रहता है तो क्या याद रहता है? ये हिंदू है और हम मुसलमान। ओहो, हमारी नीति क्या है कि हम हिंदू को हिंदू नहीं समझ रहे हैं और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझ रहे हैं।
हिंदुओं के वोट से हम सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, और जब हिंदू कोई हमारे दरवाजे पे आके कहता है शरण दो, तो हमको दिक्कत हो जाती है। आंकड़े अगर घट गए हिंदुओं की संख्या के, तो उसमें आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बट गया था, इस्लाम के नाम पर बांग्लादेश बट गया था, तो फिर हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का क्यों नहीं रखा आपने? परम धर्म संसद 1008 भारत की सरकार से मांग करती है कि भारत को अपने संविधान में कड़े सुरक्षा उपायों के साथ संशोधन करना चाहिए और एक नागरिकता कानून पारित करना चाहिए, जिससे विश्वव्यापी प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में प्रवास करने का अधिकार मिले और भारत आने के 1 वर्ष के भीतर उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाए। और आपका मौका है, आप अपना अभिमत अगर ये वो कहते हैं कि हम 3 मंदिर के लिए संघर्ष करेंगे, तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि चलो हमारी उन 3 जगहों के बारे में आप हमको योगदान कर रहे हैं, एक की जगह भी दें तो हम उनका धन्यवाद कहेंगे। लेकिन जब वो 3 मंदिरों के बारे में संघर्ष करने की एवज में सनातन धर्मियों के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि बस बाकी जगह बंद करो, माने रुक जाओ, तो फिर ये आपत्तिजनक हो जाता है कि आप सनातन धर्मियों को रोक कैसे सकते हैं। हमारे जितने भी स्थानों पर अत्याचार हुआ है, उन सभी स्थानों के अत्याचार को मिटाना ये तो हमारा काम है और इसको तो हम करना चाहेंगे, कोई भी हिंदू करना चाहेगा। तो अभी परम धर्म संसद की ओर से हम लोगों ने एक दिन इस विषय पर विचार किया था। 1860 ऐसे स्थानों के सूची हम लोगों ने यहाँ से जारी की है, जिसमें अत्याचार के प्रमाण कहीं न कहीं उल्लिखित मिलते हैं और बाकी पर भी अनुसंधान हमारा जारी है, इससे ज़्यादा भी सूची बढ़ सकती है। इन सभी स्थानों के बारे में हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो आप फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी यही बात दोहराई थी और तब भी आपका वक्तव्य आया था कि ये डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकते। तो महाराज नहीं, ये डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता है। ये कहना कि जिसने अत्याचार किया है अब अत्याचार के खिलाफ चुप हो जाओ, ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो हम उसका अत्याचार के विरुद्ध बोलने का हमको अधिकार होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि अत्याचारी अत्याचार करे अब चुप हो जाओ, छोड़ दो, ऐसा कहना ये अत्याचारी को समर्थन देना है और पीड़ित व्यक्ति के प्रति दोहरी पीड़ा उत्पन्न करना है। इस पूरे कुंभ क्षेत्र में कहीं पर भी किसी मुस्लिम दुकानदार को दुकान नहीं लगाने दी गई है। मैं पिछले 3-4 दिन से मैं जितना भी घूम रही हूँ, कुछ तथाकथित जो हैं स्वामी लोग हैं, यति नरसिंहानंद है, रितंबरा है, प्रवीण तोगड़िया है, जो कि इन्हीं समुदाय को लेकर विवादित बयानों के कारण लगातार चर्चा में रहते हैं, उनको जगह दी गई है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कुंभ में। लेकिन एक मुस्लिम दुकानदार को अपनी जीविका के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। तो महाराज जी, इससे मैसेजिंग क्या जा रही है, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब हम तो जहाँ तक समझते थे, हमने बोला हुआ है, दोहरा रहे हैं कि हम समझते थे कि मुसलमानों को यहाँ प्रवेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें नहीं खरीदता है। यहाँ पर अधिकतर लोगों की ज़रूरत भोजन आदि की सामग्री की रहती है, खान पान। तो खान पान में पिछले 1-1.5 वर्षों से बहुत सारे वीडियो ऐसे सोशल मीडिया में आए हैं जिनमें मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा थूकने का, भोजन की सामग्री में पेशाब करने का, नाक और आँख का मैल निकाल करके डालने का, इसी तरह के और दृश्य आए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि मुस्लिम धर्म के लोग हमारे भोजन सामग्री को अपवित्र करना चाहते हैं और तब हमको परोसना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये मनाही की गई कि यहाँ मत आइए, ताकि हमारा भोजन कम से कम पवित्र रहे, क्योंकि यहाँ पर जब हम आते हैं तो पूरी पवित्रता का पालन करते हुए कल्पवास करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों के विरुद्ध बोलने वालों को अगर कोई यहाँ पर जगह दी जा रही है तो वो एक अलग प्रश्न हो सकता है। अभी उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं उन्होंने भी कुंभ से ऐसा कोई वक्तव्य अभी तक निर्गत नहीं किया है। तो इसलिए अभी वो बात हम समझते हैं कि नहीं है। वो भले कुंभ नहाने आए होंगे, कुंभ नहाने तो कोई भी आ सकता है,
और विशेष करके ऐसा व्यक्ति तो ज़रूर ही आता है जिससे कोई भूल चूक हो गई है ताकि यहाँ नहा करके दूर कर ले। तो अगर यहाँ कोई आया है उतने मात्र से उसके ऊपर शंका करने की ज़रूरत नहीं है। पास ही में हमें एक ऐसा शिविर भी मिला जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए कुछ ऐसे लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था जो पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। इस समय जो यूपी की ही अगर बात कर लें, लेकिन देश भर में जो विभिन्न मंदिरों के मुद्दे चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके मस्जिद थी और वहाँ अब वो लीगल एक केस में तब्दील होती जा रही है, तो ये जो मुद्दे हैं आपको लग रहा है कितने ज़रूरी हैं? क्या ये धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश है या ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका अदालतों द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए? चूँकि चलिए, प्रश्न बहुत ही संवेदनशील है, फिर भी देखिए अभी तक हमारी बहुत ज़्यादा कोई मांगे नहीं रहा करती थी। हम 3 मंदिर को ही लेकर के चल रहे थे अभी तक। जैसा सबको विदित है, राम मंदिर हो चुका है, मथुरा और काशी बचा हुआ था। अब यहाँ पर आपको भी पता है, सबको पता है कि यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि जो प्रेजेंट में हो कि पहले आक्रांता है मुगल आए, हमारे सारे मंदिरों को ध्वस्त करके ही मस्जिदें बनाई गई हैं और ऐसा कोई मस्जिद प्रेजेंट में नहीं होगी जहाँ मंदिरों को ध्वस्त न किया गया हो। लेकिन अब भाईचारा बनी रहे, यहाँ पर सुचारू रूप से देश चलता रहे, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई वो नहीं है। और यही हमारी मातृभूमि है, आर्यावर्त कहती, सदियों से ले ज्ञानदीप जन जन को राह सिखाती। और रह गया सवाल हिंदू का, अगर वो हिंदुत्व को मानते, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? जो सीधे शब्दों में कहिए कि जो हिंदुस्तान में जन्मा है, जो भारत में जन्मा है, वो सब हिंदू ही हैं। जिस प्रकार से जापान में कोई व्यक्ति पैदा उसको जापानी कहा जाता है, उसका धर्म कुछ भी हो, तो हिंदुस्तान में जन्मने वाला हर व्यक्ति हिंदू क्यों नहीं है? अगर वो अपने हिंदू मानते हैं और हिंदुत्व के विचार की धारा की तरफ चलते हैं तो कहीं लड़ाई का कुछ तो है ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब रह गया काम राजनीतिक मुद्दा, अलग विषय है। अदालतें क्या कर रही हैं? अदालत का फैसला तो सबको मानना होता है। व्यवस्था कैसी होती थी वो दिखता नहीं था, और इस चीज को जोगी जी यहाँ पर बार बार आ करके अधिकारियों को मॉनिटर करके ये दिखा दिए कि व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। इसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ेगा, बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और वह आकर्षण उनको प्रयाग या इर्द गिर्द के क्षेत्र या पूरे देश में कुछ न कुछ बढ़ोतरी के रूप में प्रदर्शित करेगा। पार्टी मजबूत होगी हिंदुत्व के रास्ते पर। लंगर भाई लालो जी के नाम से सेक्टर 6 में ये शिविर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिख संगत शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था से लेकर प्रतिदिन 2000 से 3000 लोगों के खाने का प्रबंध भी किया जाता है। इस शिविर के मैनेजमेंट से जुड़े आरएसएस के सदस्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब से आए हुए हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर सिख समुदाय के इतिहास को बयां करती एक प्रदर्शनी भी है। सिख पंथ के गुरुओं तथा सिख समुदाय से जुड़े कवि संतों के चित्रों के बीच आपको यहाँ एक टाइमलाइन ऐसी भी देखने को मिलेगी कि कैसे मुगलों के शासन के दौरान इस कौम का उदय हुआ था। आपने देखा होगा कि लगभग अभी जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है आज तक का, वो 54 करोड़ का है, जो देश की आधी आबादी को दर्शाता है कि देश की आधी आबादी जो है वो इस कुंभ मेले में आ चुकी है, जहाँ पे जातियों का बंधन खत्म हो गया, जातियों का भेदभाव मिट गया। एक सनातन का कलयुग में नया उदय हुआ है इस कुंभ से। ये अपनी तरफ से कहते हैं 30, लेकिन हमको जो पता चला है, जो हमारे यहाँ मेरे ही साथी रिपोर्टर ने एक स्टोरी करी है जिसमें हमें पता चला है कि करीब 79 लोगों की मृत्यु हुई थी उस दिन जो भगदड़ यहाँ पर मची है। तो ये जो आंकड़ों का जो खेल है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेले का राजनीतिकरण हुआ है और उसमें भी जो पारदर्शिता है उसमें कहीं कमी समझ में आती है? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। ये आप जो आंकड़ों का खेल बता रही है, आप स्वतंत्र है, पत्रकार है, आपका अपना वो व्यू हो सकता है,
सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था को इतने बढ़िया ढंग से, इतने पारदर्शी ढंग से चलाया है। कहीं कुछ त्रुटि रही होगी तो ये चूँकि मेरे संज्ञान नहीं है एक्चुअल उसकी क्या है कि संख्या कितनी थी जो उस दिन भगदड़ में हुई, लेकिन आप एक छोटी सी कॉलोनी बसानी हो, आप देखेंगे तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। आप देखिए सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, टॉयलेट हैं, ये पूरा एक नगर बसा दिया 2-3 महीने के अंदर अंदर। और वो वहाँ पे जो भी विषय हुआ उसकी सारी जांच चल रही है। सरकार ने उसके लिए एक अलग कमेटी गठित की है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसका इंतजार करते हैं। उसको अब अभी से हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है, प्रशासन ने भी जगाया है, लेकिन भक्तों की कौन सी तैयारी थी। भक्त कहे त्रिवेणी में माँ गंगा के अगर गोद में हमारी मृत्यु हो जाएगा तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, वो तैयारी लेके वो आए थे। और जितने भी आप आंकड़े बता रहे हैं ना, अगर कितने भी लोग जो मृत्यु हुई है ना, खुशी खुशी से उसने माँ की गोद में, गंगा मैया की गोद में वो समर्पित हो गए हैं। और उसने कहा, घर से कह के आए थे कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो गंगा मैया में हमारा आत्मा का कल्याण होगा, हम परमात्मा की ओर प्रयाण करेंगे। ये धार्मिक भूमि टोन में बात कर रहे हैं कि वो जो आए थे उनको मोक्ष मिल गया, लेकिन ये किसी के परिवार के सदस्य थे, किसी की माँ खत्म हो गई है, किसी की बहन, किसी के पिता खत्म हो गए। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी 29 जनवरी के बाद से मिसिंग चल रहे हैं। आप प्रशासन की ही बोली बोल रहे हैं और जो पूरा ब्लेम है वो आप शिफ्ट कर रहे हैं भीड़ की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं। प्रशासन मैंने क्या कहा, तरफ से मैनेजमेंट में कमी मेरी आप कुछ नहीं, मेरी बहन, मेरा ऐसा घाट पे निकास और आने का एक रास्ता होना, एम्बुलेंस के लिए अलग से रास्ते का नहीं प्रबंध था, सुरक्षा बलों की कमी का होना, ये चीजें हमें प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई गई हैं। उसके परिवार के लोगों को पीछे किसी का बेटा गया होगा, कमाने वाला गया होगा, है कोई तो गया है, तो उसकी सहानुभूति के लिए एक एक व्यक्ति को 25 लाख घोषित करना और देना, पहुंचा देना घर पर, ये भी तो सरकार ने अपनी जवाबदारी निभाई है ना। तो इसलिए मैं आपको एक पत्रकार आप है, आपको मैं ये कह रहा हूँ, आपका दिमाग भी, आपकी फिलोसॉफी भी, ये मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, उसको बदनाम करने की आपके हृदय में भावना पड़ी भरी है जो बाहर आ रही है प्रश्नों के रूप में। आपने जो 3 सवाल किया है ना, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके स्टूडियो में आके हम देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमेशा पत्रकारों को भी पैसा मिलता है। पैसा कौन देते हैं? सोर्स अमेरिका के और जो डीप स्टेट वाले जो लोग जो भारत को बदनाम करते हैं, भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ले जाइए, राम राज की प्रतिष्ठा कराने वाली सच्ची भक्ति स्वयं पढ़िए, समाज में पढ़वाइए, परिवार में पढ़वाइए, सबका भाग्य जगेगा। कुंभ 2025 की निशानी लेके जाओ, आओ भाई आओ, कुंभ की निशानी लेके जाइए, आइए। हर हर महादेव। जैसे कुंभ में जो मीडिया के लोग हैं, जी हाँ, तो अन्य लोग हैं, आप लोगों को निर्वस्त्र देखकर बस फोटो खींचना चाहते, सेल्फी खींचना चाहते, तो इस तरह के मीडिया कवरेज और ये जो आप लोगों के प्रति जनता का उत्सुकता भरा, कुछ अति उत्सुकता वाला जो व्यवहार है, इस पर क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? इस पर हम ये कहना चाहते हैं, वीडियो वाले जो हैं, जो हमारे कैमरे से वीडियो फोटो खींच रहे हैं, ये सब हमारा धर्म प्रचार का ये भ्रमण कर रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं कि नागा बाबा हमारे कुंभ में ऐसे रहते हैं। ऐसा हमारा प्रचार है धर्म रक्षक के लिए। देश देश में समय ये हमारी कीर्ति फैला रहे हैं। आप संतों को क्या लगता है कि क्या ये जो धार्मिक सम्मेलन है इसका कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, राजनीतिकरण है। ये पिछले जो मंत्री थे उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए थे, और हमारे योगी मोदी जो हमारे ये धर्म प्रचार में हैं लगे हुए, तो उन्हीं के लिए हम जो सब आशीर्वाद देते हैं। सदा सदा के लिए हमारा ये राम राज रह के रहे, हमारा राम की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जूना अखाड़े की तरफ से हमारा ये विचार है कि जितने जो अधर्म कर रहे हैं और जितने जो काफिर हैं, इनको सबको नष्ट किया जाएगा। और मस्जिदों के ऊपर हमारा मंदिर बना रखा है, वो मस्जिद तोड़ी जाएंगी, उनकी मीनारें तोड़ी जाएंगी, तब हमारा धर्म रक्षित चलेगा। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और देख लो कितने कितने अपराधी जेलों में हैं। हर हर महादेव।
क्योंकि शुरुआत में बात हमने मैसेजिंग की करी थी होर्डिंग के माध्यम से, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महाकुंभ का कवरेज थोड़ा अजीबोगरीब ढंग से किया गया है, तो एक नज़र यहाँ के लोकल प्रिंट मीडिया पर भी डाल लेते हैं कि उन्होंने महाकुंभ का कवरेज किस तरह किया है। यहाँ पर मेरे पास लखनऊ एडिशन के जो हिंदी और अंग्रेज़ी के कुछ अखबार हैं प्रयागराज शहर में, जिनका सर्कुलेशन अच्छा खासा है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया मौजूद है। इसके अलावा एक बुकलेट है जो कि महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों में मुफ्त बांटी जा रही है, तो एक बार उसको भी थोड़ा देखेंगे कि क्या उसमें सरकार बात कर रही है महाकुंभ के आयोजन और मैनेजमेंट को लेकर। दो पत्रिकाओं के बारे में भी मैं संक्षेप में आपसे बात करना चाहूँगी जो कि विश्व हिंदू परिषद के माउथ पीसेस हैं, और इनमें भी जो दो लेख हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर उजाला के 24 जनवरी के एडिशन की, जिसके साथ एक करीब 24-25 पेज की बुकलेट अखबार के साथ वितरित की गई थी, और इसका शीर्षक है त्रिवेणी से सबको संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। हालांकि जितने भी आप लेख इस बुकलेट में देख रहे हैं ये बिना बायलाइन के हैं, एक तरीके से ये एडवर्टोरियल लग रहे हैं महाकुंभ के। और एक जो लेख है संस्कृतियों का संगम, एकता का महाकुंभ, इसमें विदेशियों को ये मेला कितना पसंद आ रहा है इस पर बात करी गई है, और कुछ लोगों का कोट भी इसमें इस लेख में आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि एक विदेशी नागरिक जैफ को कोट करते हुए कहा गया है, मैं यहाँ की सुव्यवस्था और स्वच्छता देखकर चकित हूँ, हर 15 मीटर पर कूड़ेदान है। इसी तरह ईरान से आई एक महिला ने कहा, कुंभ बहुत ही सुव्यवस्थित है, यह प्रभावशाली है, हम एक बहुत अच्छी टेंट कॉलोनी में रह रहे हैं। संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। ये जो 500 पन्ने का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसका जो मेन हाइलाइट्स हैं वो भी इस स्टोरी में उनकी भी बात करी गई है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। इसमें ये कहा गया है कि अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा और शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। दैनिक जागरण ने 25 जनवरी को अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जो कि महामंडलेश्वर बनी उस खबर को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस दी है अखबार में। एक और हिंदी डेली जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है हिंदुस्तान, 26 जनवरी को हिंदुस्तान में भी एक फुल पेज ऐड आपको महाकुंभ से रिलेटेड देखने को मिलेगा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज, संगम तीरे आस्था की अद्भुत आभा। हिंदुस्तान अखबार की तरफ से वैसे मैं आपको बता दूं कि रास्ते में आपको कई बैनर और फ्लेक्सी बोर्ड भी देखने को मिलेंगे जो कि श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, और वो हिंदुस्तान अखबार की तरफ से मेले जाने वाले कुछ पर्टिकुलर रूट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये करीब 70 पेज की एक बुकलेट है महाकुंभ से संबंधित, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर आए हुए लोगों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और इसमें जो एक ओपनिंग मैसेज है वो संदेश है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरफ से, और एक लाइन मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी है। और आखिर में हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रकाशित की गई 2 मैगज़ीन जो कि मंथली मैगज़ीन्स हैं, हिंदू विश्व और भारतीय धरोहर। इनमें मैं कुछ लेख का जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि वो भी एक तरीके के जो लाइन ऑफ थॉट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ज़्यादातर आप देखेंगे कि इन जो लेख हैं उनमें इस बात पर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है कि इस मेले के आयोजन से स्टेट गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगा। तो एक लेख है जैसे महाकुंभ का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व एवं इसकी सामाजिक समरसता। इसमें एक लाइन जो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाईलाइट करने लायक है। मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले पूर्व IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी ने अनुमान लगाया कि यदि प्रत्येक तीर्थयात्री 8,000 रुपये खर्च करता है तो कुल आर्थिक गतिविधि
3,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है, जो इस आयोजन के विशाल वित्तीय महत्व को दर्शाता है। प्रयागराज आज से तकरीबन 7 साल पहले इस डिस्ट्रिक्ट का नाम इलाहाबाद था और अपने पहले कार्यकाल में 2018 में योगी आदित्यनाथ के शासन में इस शहर का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तो इन दोनों ही मैगज़ीन्स में ये बात काफ़ी ज़्यादा इस बात पर बल दिया गया है कि प्रयागराज से रिलेटेड एक हिस्टोरिक पास था और यहाँ पर जो नामकरण किया गया है या जो फिर से नेम चेंज किया गया है वो बहुत ज़रूरी था उस हिस्टोरिकल पास से अलाइन होने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए। तो ये एक लेख है इलाहाबाद से इलाहाबाद और अब पुनः प्रयागराज, जो दूसरी एक मैगज़ीन है विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रकाशित की गई भारतीय धरोहर, उसकी भी कवर स्टोरी प्रयाग महाकुंभ है। और एक जो लेख है जिसमें इन्होंने प्रयागराज में जो पहले के महाकुंभ आयोजित किए गए हैं उनके बारे में बात करी गई है और धर्म संसद के रोल पर बात करी गई है। प्रयाग कुंभ 1989 में 1 फरवरी को तृतीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। तृतीय धर्म संसद में संतों ने राम मंदिर सहित कुल 9 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग करने तथा अकबर के किले में स्थित अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का प्रस्ताव शामिल था। उस समय असंभव से लगने वाले ये दोनों प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प के चलते अब पूर्ण हो गए हैं। जैसे यूथ के दृष्टिकोण से बेरोजगारी वगैरह और भी कई मुद्दे हैं, उन सब पे ध्यान थोड़ा सा भटकाने का कोशिश आपको कहीं ना कहीं लगती है इस तरीके के धार्मिक आयोजन के माध्यम से? कैसे देखते हैं आप इसको? यहाँ पे अब 144 साल बाद ये पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कितना रोज़गार की मतलब बढ़ गया होगा। यहाँ पर भी बाहर के लोग यहाँ पर रोज़गार करने आए होंगे तो रोज़गार भी बढ़ता है और धर्म के कार्य में पैसा लगेगा तो और ज़्यादा ही बढ़ेगा ही, कम तो नहीं लगेगा। अच्छा कर। और जिस तरीके से इसकी पूरी मैसेजिंग की गई है, जो प्रचार प्रसार है कि ये योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार का आयोजन है, कैसे देखते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? पहल अच्छी है। आज से पहले मतलब किसी और सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ देश बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ है। ये सब हमारे धर्म के हिसाब से चल रहा है, ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो योगी मोदी सरकार रहे हैं ये सब हमारे धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं इसको लेके, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके भी घर से भी देखते हैं, हमको सभी व्यवस्था में यहाँ की अच्छी लग रही है। और बाकी जैसे काफ़ी अपने जो पूरा इनका स्कीमें रही हैं उसके बारे में भी होर्डिंग में सब बातें हो रही हैं। मुद्दे और भी हैं जैसे बेरोज़गारी है या किसानों के मुद्दे हैं, लेकिन एक इस धार्मिक आयोजन में इतना पैसा लगा देना, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? वो पैसा लगा रहे हैं तो वो व्यर्थ तो नहीं लगा रहे हैं, वो जो लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, वो अपने हिसाब से सब अच्छा ही कर रहे हैं। अब इसमें जनता कोई जनता होती है जिसे नहीं पसंद आ रहा है, अब कोई अपने धर्म के विरुद्ध जा रहा है, कोई तो है कि कोई धर्म के विरुद्ध जा रहा है, लेकिन कोई तो है ना कि जिसे अपना सारा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो भी हो रहा है सब हमारे हिसाब से अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए। अब आप एक तरीक़े से आप इसको धार्मिक मुद्दे से आप देखिएगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कितने लोगों को रोज़गार दे रहा है ये भी तो आप देखिएगा ना कि हाँ कितना, हर आपको यहाँ से वहाँ तक आप देखिएगा तो आपको सिर्फ रोज़गार का अवसर भी मिला हुआ है, आपको पर्यटन से यहाँ पर भी पैसा इनकम भी आ रहा है, वो भी तो आप देखिएगा। उससे धार्मिक से आप एक यही मत देखिए कि हाँ आपको क्या, उससे बहुत फ़ायदा है धार्मिक से। राम मंदिर से आपको कितना ट्रस्ट चलता है ये भी आप कहिएगा, राम मंदिर बना उससे भी कितना ट्रस्ट चल रहा है, कितना कैंसर संस्था वगैरह, महावीर मंदिर जैसे आप एग्जांपल में अपना महावीर मंदिर ले लीजिए तो उससे कितना संस्था वगैरह चलता है, कितना राम सीता के नाम से रसोई भी चलता है, फिर वहाँ से उनका कैंसर संस्था बहुत ऐसा लगभग 25-30 संस्था उनका चलता है तो हेल्थ के तौर पे, तो ये धार्मिक चीज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तैयारी बहुत अच्छी है, ये शहर काफ़ी ही डेवलपमेंट कर दिए हैं, हमें लखनऊ के समान ये दिखने लगा इस समय, ऐसा काफ़ी सारे मतलब विकास दिखे हैं। अच्छा एक बात हमको ये बताओ कि जैसे पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर में इतना भव्य आयोजन किया गया, इस साल प्रयागराज में इतना पैसा, सरकारी पैसा इसमें लग रहा है इस तरह के धार्मिक आयोजन में, कैसे देखते हो इन चीज़ों को, क्या समझ में आता है? ये अच्छा है पब्लिक के लिए? ये धर्म के लिए तो अच्छा है बट युवाओं के लिए थोड़ा सा
ऑड लगता है। मतलब शायद अगर कॉलेज या फैक्ट्रीज डालें तो कुछ रोजगार हो जाएंगे कुछ लोग, और काफ़ी सारी घर काफ़ी लोग के टूट जाते हैं गरीबों के, क्योंकि हम लोग कोचिंग वगैरह आते जाते रहते हैं यहाँ से वहाँ, तो देखते हैं काफ़ी सारे। हम लोग का डेली सिविल लाइन्स और तेलियागंज से आना जाना था, काफ़ी देखे हैं घर वगैरह टूटे हैं। मीडिया हमने आपको बताया, इसके लिए अगर हम थोड़ा पीछे चलें, मैं 80 से पत्रकारिता में हूँ, सन 80 से। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर उन्होंने पत्रकारों को मैनेज नहीं किया, उन्होंने मीडिया घरानों को मैनेज किया कि आप हमारा नामनी जो है संपादक रखिए अपने यहाँ, क्योंकि जब संपादक रहेगा तो वो सारी जो है वो आपके एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो संपादक को उन्होंने जो है सब जगह, वो भी लैंग्वेज मीडिया में, इंग्लिश मीडिया में नहीं। चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? कहाँ लगा रहा है? अच्छा, अयोध्या या वो वाला मामला, तो ये तो देखिए, हमेशा पत्रकारों का ये दायित्व है कि वो नीर शीर विवेचन करें। नारद जी की भूमिका रहती है। दूसरी बात है कि हम नारद जी की भूमिका हमारी खत्म हो गई है। Everywhere you see the photos of your prime minister and the prime minister of UP, and so the message is very important, I think. So it's very political, it's not religious. This year I heard very violent words about Muslim people that I didn't hear 6 years ago. Okay, where was it that you heard these? I spoke with some Indian people that I met here. मेले से जुड़ी एक और खास बात ये है कि होर्डिंग्स का इस्तेमाल केवल प्रचार मात्र ही नहीं है, बल्कि एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। आप इस होर्डिंग पर अंकित टैगलाइन को देख सकते हैं। बोले संगम की पावन धारा, एक रहे हिंदुस्तान हमारा। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। या फिर महाकुंभ में शपथ महान, एक रहेगा हिंदुस्तान। ये एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये एक इशारा भी करता है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मेले में आपको देखने को मिलेगा। प्रचार पर इस वर्ष जोर इतना था कि प्रयागराज में कुछ प्रमुख स्थानों पर यकीन मानिए नवंबर से फरवरी के बीच होर्डिंग्स नेल पेंट की तरह बदले गए। जवाहरलाल नेहरू रोड, बालसन चौराहा, चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने। किनकी एकजुटता की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं? मतलब क्या ये एक प्लेटफॉर्म है उन्हीं की हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए? आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुझे इसके दो एस्पेक्ट दिखाई पड़ते हैं। पहला तो ये जो आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि हर 10 कदम पर मोदी और योगी के फोटो हैं। अभी मिल्कीपुर में चुनाव भी चल रहा है, तो एक तो, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो एक तो कुंभ के जरिए पूरा राजनीतिक एजेंडा और चुनाव प्रचार और पार्टी का प्रचार ये पूरा चल रहा है। योगी हो या मोदी हो, बीजेपी की अपनी पूरी पॉलिटिक्स ही है कि वो सरकारी खर्चे पर किसी भी आयोजन को अपनी पार्टी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये उनको आता है, और बड़ी बेशर्मी के साथ। उन्हें न संविधान की परवाह है, न किसी चीज की परवाह है कि वो उसको करते हैं। तो कुंभ का भी बड़ी बारीकी से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, पार्टी का प्रचार करने के लिए और चेहरों को चमकाने के लिए, चाहे वो योगी हो या मोदी हो। तो एक तो ये है, उसका सीधा राजनीतिक कारण है और राजनीति को चमकाने के लिए, चेहरों को चमकाने के लिए हो रहा है, हिंदुत्व के ब्रांड के लिए हो रहा है। दूसरा, चूंकि ये आरएसएस का 100वां साल है और अब 10 साल से ज्यादा केंद्र में हो गए हैं,
तो वो जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब आरएसएस ने 100 साल पहले देखा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि वो कोशिश तो ये करते कि अगर इस बार उनको 400 सीटें मिल जाती तो संविधान को ही बदल देते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस तरह के जो बहुत आस्था परक आयोजन होते रहे हैं, और ये सदियों से चल रहा है कुंभ का आयोजन, तो जिसमें ज्यादातर तो सर्वसाधारण लोगों की आस्था जुड़ी होती थी, लोग जाते थे, अपना डुबकी लगाते थे। अब वो से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलोचना उसकी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सर्वसाधारण लोगों की आस्था का वो प्रतीक था। और जो साधु सन्यासी अपना आते थे वो कभी इस तरह का दिखावा नहीं करते थे। एक तो अब साधु भी उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है पार्टी लगातार, तो इसे उसी हिंदुत्व के एजेंडे के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 27 के पहले क्वार्टर में चुनाव होगा। तो अभी 25 का पहला क्वार्टर चल रहा है, एक साल 26 के बाद 27वां साल शुरू होते ही चुनाव हो जाएगा। तो एक प्रकार समझिए कि 1.25 साल चुनाव है। तो ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और चुनाव को देखते हो जिस तरह ये प्रचार करते हैं, तो ये कुंभ का प्रचार कम, चुनाव का प्रचार या चुनाव के लिए जो है आपका क्या कहते हैं अभी से भूमिका बनाने की बात है। क्यों? क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ में यह है कि मतलब योगी जी और प्रधानमंत्री, योगी और प्रधानमंत्री, यहाँ योगी केंद्र में प्रधानमंत्री, उसके अलावा तो उनके यहाँ कोई और चेहरा है नहीं जिसको कि वो प्रमुखता से आगे करें। और यहाँ अगर किसी और को आगे भी प्रधानमंत्री जी करना चाहते हो तो भाई योगी जी हैं। और ऐसे ही यहाँ पिछले चुनाव के पहले से ही टग ऑफ वार जो है केंद्र में और स्टेट गवर्नमेंट के उसमें स्टेट में बीजेपी में चल रहा है कि यहाँ की लीडरशिप कौन संभालेगा, योगी संभालेंगे कि बदला जाएगा। इसको भी आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए कि योगी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें लगे कि योगी की कमान ढीली हो रही है या यहाँ दूसरे लोग जो है क्या कहते हैं मतलब का जो है वो सरकार चल रही है। तो योगी जी और जो मोदी जी का पोस्टर लगा है, आप हमसे आज बात कर रही हैं, अगर आपने मेला शुरू होने के 1-1.5 महीने पहले देखा होता तो जो ये पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, ये इस तरह लगे थे जैसे कि 4 दीवारी पोस्टरों की लगा दी गई हो जगह जगह पर, माने तुरंत एक दूसरे से चपके हुए। जैसे कि मान लीजिए कि नगर निगम है, यहाँ नगर निगम के सामने कैनिंगटन थाना या सिविल लाइन थाना हो गया है, वहाँ से लेके गिरजा चौराहे तक बिल्कुल माने एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए पोस्टर थे। इसी तरह आपका जो है परेड मैदान में जो सड़क जा रही है काली सड़क की ओर, काली सड़क के मुड़ने के पहले दोनों साइड में इसी तरह पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन फिर उसको उन्होंने बीच बीच में से हटा दिया। अब यहाँ वहाँ लेकिन फिर भी काफ़ी नज़दीक पोस्टर हैं। और अभी तो किसी पोस्टर में नगर विकास मंत्री भी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत छोटे से, शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, उसके बाद शर्मा जी किसी में। क्यों? क्योंकि मेला नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और नगर विकास मंत्री शर्मा जी हैं, योगी जी नहीं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो अगर मुख्यमंत्री को की ब्रांडिंग हो रही है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी 2 हैं, उनकी भी हो सकती थी, लेकिन उनको कहीं किनारे जगह नहीं मिली है। तो किसी पोस्टर में नगर विकास मंत्री भी आपके दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद नेहरू जी आ गए। नेहरू जी, गोविंद बल्लभ पंत, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग आ गए और सब लोग कुंभ के प्रति आकर्षित हुए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे। तो पहली बार आज़ाद भारत में सरकार की तरफ से यहाँ व्यवस्था की गई, सड़कें बनाई गई, बिजली के खंभे लगाए गए। पार्टियाँ तो करेंगी क्योंकि पार्टियों को तो इससे फ़ायदा होता है। देखिए सरकारों को फ़ायदा हो रहा है, हर चीज़ जो यहाँ पे खरीदी बेची जा रही है 18% 36% GST है, तो उनको तो जाने कितने अरबों का लाभ हो रहा है। तो ये जो लूट की छूट दी जा रही है तो साहब इसमें धार्मिकता तो पीछे छूट गई, दब करके कुचल गई है एकदम। ये समय तो आर्थिकता और राजनीतिक माहौल दोनों ही एकदम चढ़ बैठे हैं छाती पे, धार्मिकता की छाती पे 2 बैठे हैं, व्यापारी और राजनेता, और कुंभ में घूंसा मार रहे हैं उसकी छाती पे। थोड़ा बहुत हिलने डुलने की कोशिश करता है, एक घूंसा ले हालत ये है।
मेले की आपाधापी में जो एक चीज बिल्कुल सटीक रही वो थी इलाहाबादियों की गंगा जमुनी तहजीब का प्रदर्शन। इस टियर 2 शहर ने कहीं चौराहों पर श्रद्धालुओं को गुड़ की भेली बांटी तो कहीं कैंपर में भरकर पानी पिलाया। जिन्हें 4000 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र में एक चाय की गुमटी भी नहीं लगाने दी गई, उस मुस्लिम समुदाय ने भी कहीं श्रद्धालुओं के लिए मस्जिदों के प्रांगण खोले तो कहीं पर खिचड़ी खिलाई। मेरी माँ खत्म हो गई, भगदड़ में उसी फंस गई थी, चिपा गई। गाड़ी क्यों बंद की? क्या सोच के आए थे कि भगवान का यहाँ दर्शन होगा, ये सत्संग भजन सुनेंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा, आदमी सब आ रहे, मर रहे, कट रहे और अपना परिवार खो रहे। मेले में सहभागिता के कारण जहां कुछ परिवारों में मातम का माहौल बना हुआ है, उसी मेले की व्यापक तैयारी और आस्था अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इस वीडियो पर काम करने के दौरान अस्पतालों के बाहर कुछ लोगों ने हमसे पूछा, आप मजहब से खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? आध्यात्मिकता एक पर्सनल स्पेस है और उस पर सवाल पूछना हमारा काम नहीं है। लेकिन व्यवस्था से जुड़ी, जनहित से संबंधित हर बात पर नजर बनाए रखना हमारा काम है। आखिर में सोचने वाली बात ये भी है कि आक्रोश केवल 14-15 घंटे ड्यूटी करने वाले इन पुलिस अफसरों तक ही सीमित रहना चाहिए। वो महिला जो मेले में अपने पति के कुर्ते का छोर या किसी का हाथ पकड़ के आई थी और आज एक गुमशुदा पोस्टर में उसकी हस्ती सिमट के रह गई हो, क्या जवाबदेही उन चेहरों की नहीं बनती जिन्होंने इस कुंभ में पुण्य कमाने के लिए इन्हें न्योता दिया था? अगर आप खुद को आस्तिक मानते हैं तो महाकुंभ 2025 आपको स्नान तथा आचमन के माध्यम से एक सुखद अनुभूति की गारंटी देता है। ज़रूरत शायद इस बात की है कि आध्यात्मिक सुकून के पल में हम इस बात पर आत्ममंथन करें कि इस तरह के आयोजन हमें एज एन इंडिविजुअल और एक समाज के तौर पर हमारे बौद्धिक स्तर को आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार कुंभ का सार भी तो यही है। अपने शहर इलाहाबाद से आकांक्षा कुमार, newslaundry.com के लिए। बाबा की सरकार, भैया बाबा की सरकार। महाकुंभ में मौत का तांडव मचा है हाहाकार। योगी बाबा की सरकार, भैया बाबा की सरकार। योगी बाबा की सरकार, भैया बाबा की सरकार। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।